न्यूयॉर्क शायद पूरी दुनिया में सबसे चर्चित शहर है। संस्कृति और वाणिज्य का केंद्र, एक साथ क्रूर और सुंदर, जातीय रूप से विविध और पूरी तरह से अमेरिकी। यहाँ आपको वह गगनचुंबी इमारत मिलेगी जहाँ से किंग खान गिरा था, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और स्टेट ऑफ लिबर्टी, जो दुनिया के हर कोने से थके हुए, गरीब और भीड़भाड़ वाले लोगों को आश्रय देने का वादा करता है। लेकिन न्यूयॉर्क में अभी भी कुछ कहानियां हैं जो व्यापक दुनिया के लिए अज्ञात है। 10. ब्रुकलिन के तोते। न्यूयॉर्क अपने वन्यजीवों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं है, जब तक कि आप चूहों और कबूतरों के बारे में बात नहीं कर रहे हो। हालांकि जीवों की एक अद्भुत विविधता शहर में अपना घर बनाती है, जिसमें कछुए, रैकून, मेढक और पक्षियों की कई दर्जन प्रजातियां शामिल हैं। कौवे और सीगल के बीच एक प्रजाति है जो निश्चित रूप से जगह से बाहर लगती है, क्वेकर तोता। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी चमकीले हरे रंग के तोते ने ब्रुकलिन के नगर में अपना निवास बना लिया है। इन पक्षियों की सटीक उत्पत्ति एक रहस्य है। कुछ का दावा है कि उन्हें एक पालतू जानवर की दुकान द्वारा छोड़ा गया था जो व्यवसाय से बाहर हो गई थी, या ब्रुकलिन बॉटनिकल गार्डन से भाग गई थी। सबसे संभावित व्याख्या ये है कि पालतू व्यापार के लिए दक्षिण अमेरिका से भेजे गए पक्षियों का एक बड़ा टोकरा शिपमेंट किसी तरह पास के JFK हवाई अड्डे पर खोला गया था। हालांकि पक्षियों को पूरे नगर में कई जगहों पर पाया जा सकता है, लेकिन शायद उन्हें देखने के लिए सबसे लोकप्रिय जगह ब्रुकलिन कॉलेज के एथलेटिक मैदान की बिजली लाइनों पर घोंसला बनाना है। 9. सदी का कलात्मक अपराध। 1974 में फ्रांसीसी फिलिप पैटेट ने एक ऐसा काम किया जिसे तब से सदी का कलात्मक अपराध कहा जाता है, जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावरों के बीच 61 मीटर 200 फीट की दूरी पर एक रस्सी पर चलकर सड़क से 400 मीटर 1300 फीट से अधिक की दूरी तय की। यह कोई महज सनक नहीं थी, इस स्टंट के लिए कई सालों की योजना बनाई गई थी। पैटेट ने निर्माण श्रमिकों और कार्यालय कर्मचारियों के भेष में शोध करने के लिए टावरों में घुसकर जाली पहचान पत्र बनाए और यहां तक कि हवाई टोही भी की। 7 अगस्त की सुबह पैटेट और उसके सह षड्यंत्रकारियों ने खाई के पार लगातार बड़ी रस्सियों को पार करने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल किया, जब तक कि वे स्टील केबल को बांध नहीं पाए, जिस पर वह 45 मिनट तक चलता रहा। इमारतों के बीच 8 बार आगे पीछे होता रहा। यह एक मंत्रमुग्ध करने वाला कार्यक्रम था। पैटेट खुशी से हंसते हुए दौड़ा, उछला और तार पर बैठा, छतों पर जमा पुलिस अधिकारियों को प्रणाम किया। आखिरकार उसे चेतावनी दी गई कि एक हेलीकॉप्टर उसके लिए आ रहा है, और गिरती हुई बारिश के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस घटना ने नए बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बहुत जरूरी प्रचार दिलाया, जिसे एक आंखों में गड़गड़ाहट के रूप में देखा गया था। सेंट्रल पार्क में बच्चों के लिए सामुदायिक सेवा कार्य के बदले में पैटेट के खिलाफ आरोप हटा दिए गए। टर्टल पॉन्ड के ऊपर एक हाई वायर वॉक। इसके बाद से उन्होंने पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखी और दुनिया भर में प्रदर्शन किया, जिनमें न्यूयॉर्क शहर में 1 दर्जन से अधिक बार प्रदर्शन शामिल है। 8. टॉपलेस महिलाएं। सालों पहले मैनहट्टन का टाइम स्क्वायर झांकियों, स्ट्रिप जॉइंट और कामुक वीडियो स्टोर का एक आभासी सोडोम और गोमोरा था। इनमें से केवल मुट्ठी भर संस्थान ही बचे हैं, लेकिन आपको त्वचा की एक झलक पाने के लिए अधर्म के अड्डे में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं के लिए टॉपलेस घूमना पूरी तरह से कानूनी है। 1992 में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने दंड कानून 245.01, जो सार्वजनिक अभद्रता को नियंत्रित करता है, को बदल दिया, जिससे महिलाओं को पुरुषों की तरह शर्टलेस होने की अनुमति मिल गई। निश्चित रूप से यह एक दुर्लभ विशेषाधिकार है, लेकिन इस साल की शुरुआत में शहर ने अभी भी पुलिस बल को ये याद दिलाने की आवश्यकता महसूस की कि नंगे स्तन अपराध नहीं है। अगस्त में अर्धनग्न महिलाओं की एक वास्तविक सेना अंतर्राष्ट्रीय गो टॉपलेस दिवस मनाने के लिए सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होती है, एक ऐसा आयोजन जो हमेशा भीड़ को आकर्षित करने में विफल नहीं होता है। 7. नरक से लिफ्ट की सवारी। न्यूयॉर्क की क्षितिज रेखा लिफ्ट से पैदा हुई थी। इसके बिना कुछ मंजिलों से ज्यादा ऊंची इमारतें अव्यावहारिक होंगी, और टेलीविजन और फिल्में आपको चाहे जो भी विश्वास दिलाएं, लिफ्ट बेहद सुरक्षित है। हालांकि वे बहुत ही बारीक उपकरण हैं, और उनमें फंस जाना कोई असामान्य बात नहीं है। आमतौर पर कुछ छोटी मोटी यांत्रिक समस्या को दोष दिया जाता है और कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया जाता है।
लेकिन 1999 में न्यूयॉर्कर निकोलस वाइट ने क्लॉस्ट्रोफोबिया के सबसे बुरे सपने का अनुभव किया जब वो जिस लिफ्ट में सवार थे वो 41 घंटे तक फंसी रही। मैनहट्टन के रॉकफेलर सेंटर में मैकग्रॉ हिल बिल्डिंग में काम करने वाले वाइट बिजनेस वीक के प्रोडक्शन मैनेजर थे। वो एक शुक्रवार की शाम को देर से काम कर रहे थे जब उन्होंने धूम्रपान करने का फैसला किया। वो लिफ्ट से नीचे उतरे, सिगरेट पी और 43वीं मंजिल पर लौटने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी लिफ्ट फंस गई। वाइट ने इंटरकॉम का उपयोग करने का प्रयास किया और अलार्म चालू कर दिया। लिफ्ट में एक कैमरा था और उन्हें उम्मीद थी कि सुरक्षा कर्मी उन्हें जल्द ही बचा लेंगे। कोई मदद नहीं आई। वो लगातार सिगरेट पीते हुए इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सिंडर ब्लॉक की दीवार है। आखिरकार उसे लिफ्ट शाफ्ट में पेशाब करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो गंदे कालीन पर सोने के लिए लेट गया। जब कोई मदद नहीं मिली तो उसने लिफ्ट के शीर्ष पर स्थित एस्केप हैच तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि वो बंद था। घंटों एक तरह की प्रलाप में बीत गए और वाइट को समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। आखिरकार एक गार्ड ने उसकी उपस्थिति का पता लगा लिया और उसे रविवार दोपहर को 41 घंटे बाद फंसाया गया। वाइट की पीड़ा का तेज वीडियो YouTube पर सनसनी बन गया है, जिसे 8 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। वाइट ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बिल्डिंग और लिफ्ट कंपनी के खिलाफ $25 मिलियन का मुकदमा दायर किया। सालों बाद उसने एक अज्ञात राशि पर समझौता किया जो कि उसकी तलाश की गई राशि का एक छोटा सा अंश था, कथित तौर पर कम 6 अंकों में। वो अपनी नौकरी छोड़ने के अपने फैसले पर पछतावा करता है और 2010 तक कथित तौर पर एक खेल के सामान की दुकान पर काम करता है। 6. द होल। न्यूयॉर्क शहर अपनी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जाता है, जहां बहुत से लोग ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों की तरह ठूस कर भरे रहते हैं। रियल एस्टेट बहुत महंगा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शहर में बंजर भूमि भी है। एक क्षेत्र क्वींस के ओजोन पार्क गैम्बिनो अपराध परिवार के मुखिया जॉन टेफ्लॉन डॉन गोटी का घर के पड़ोस में स्थित है। इसे द होल कहा जाता है। ये जमीन का एक डूबा हुआ टुकड़ा है जो न्यूयॉर्क सीवर सिस्टम में शामिल नहीं है और बाढ़ के लिए इतना प्रवण है कि वहां रहने वाले कुछ निवासियों को नावों को इधर उधर रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इस क्षेत्र का उपयोग गैम्बिनो के लिए दफन भूमि के रूप में किया गया है। जॉन फेवारा के अवशेषों की खोज करते समय एक पड़ोसी जो गलती से जॉन गोटी के बेटे को अपनी कार से टक्कर मारने के बाद गायब हो गया था। FBI को डकैतों के कंकाल के अवशेष मिले। 5. अपराध। 70, 80 और 90 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर को अपराध के लिए एक भयावह प्रतिष्ठा का सामना करना पड़ा। केवल साहसी, पागल या नशे की लत में डूबे लोग ही शाम के बाद सेंट्रल पार्क जैसी जगहों पर जाने का साहस करते थे। सबवे भित्तिचित्रों की परतों से ढके हुए थे और हिंसा से भरे हुए थे। 1992 में जब क्रैक कोकेन महामारी फैली तब 2154 हत्याएं हुई। 2012 में 414 हुई। 2013 में और भी कम होने की उम्मीद है। तो क्या हुआ? बेहतर कंप्यूटरीकृत पुलिसिंग विधियों से लेकर क्रैक के उपयोग में कमी तक अनगिनत सिद्धांत है। अन्य अटकलें अधिक विवादास्पद है। कुछ का मानना है कि अपराध दर में गिरावट सीधे गर्भपात के वैधीकरण से जुड़ी हो सकती है। 18 साल बाद बच्चों की एक पीढ़ी जो दुर्व्यवहार और उपेक्षा का शिकार हो सकती थी, उन्हें आबादी से हटा दिया गया। एक विचार यह भी है कि पेंट और गैसोलीन में शीशे के इस्तेमाल के खिलाफ नियम, जो बच्चों में विकासात्मक विकलांगता पैदा कर सकते हैं, ने इस गिरावट में योगदान दिया हो सकता है। कारण जो भी हो, शहर के निवासी आभारी है और अब डॉग वॉकर और परिवार उन जगहों पर इकट्ठा हो सकते हैं जहां कभी गिरोह और ड्रग डीलरों का राज था। 4. ओटा बेनगा। ब्रोंक्स चिड़ियाघर अपने क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है, जिसमें 650 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 4000 जानवर हैं। आज के सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनों में कांगो गोरिल्ला फॉरेस्ट, वाइल्ड एशिया मोनोरेल और टाइगर माउंटेन शामिल है। लेकिन 1906 में इसमें द मिसिंग लिंक नामक एक विवादास्पद प्रदर्शन भी दिखाया गया था। इसमें कांगो के एक बौने ओटा बेनगा को दिखाया गया था। ओटा की कहानी दुखद थी। उसके परिवार का वध कर दिया गया था और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शन के लिए अफ्रीकी दास व्यापारियों से खरीदा गया था।
बेंगा चिड़ियाघर में केवल कुछ समय ही रहा, लेकिन अंततः प्रबंधन ने एक इंसान को जानवर की तरह प्रदर्शन पर रखने पर जनता के आक्रोश के आगे घुटने टेक दिए। उसने कुछ समय अनाथालय में बिताया और तंबाकू कारखाने में नौकरी करके आंशिक रूप से अमेरिकी समाज में समाहित हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के कारण कांगो में उसकी नियोजित वापसी रोक दी गई, तो ओटा बेंगा ने एक औपचारिक अग्नि जलाई और फिर अपने दिल में गोली मार ली। वह 32 साल का था। 3. वॉलमार्ट। 2013 तक वॉलमार्ट राजस्व के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो एक्सॉन मोबिल और सऊदी अरामको जैसे विशाल तेल और गैस समूहों से भी आगे है। लगभग 9000 स्थानों के साथ वॉलमार्ट दुनिया भर में और सभी 50 राज्यों में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। हालांकि आप न्यूयॉर्क के 5 बोरों में से किसी में भी इन सुपरस्टोर में से किसी एक पर ठोकर नहीं खाएंगे। ऐसे आउटलेट अपनी अविश्वसनीय थोक खरीद शक्ति के साथ एक अतुलनीय मूल्य बिंदु प्रदान करेंगे, विशेष रूप से कम आय वाले न्यूयॉर्क वासियों के लिए फायदेमंद। हालांकि न्यूयॉर्क में बहुत अधिक यूनियन है और वॉलमार्ट, जो अपने कर्मचारियों को यूनियन बनाने की अनुमति नहीं देता है, शहर के साथ वित्तीय शर्तों पर आने में असमर्थ रहा है। क्वींस, स्टेटन आइलैंड और ब्रुकलिन में स्टोर खोलने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया गया है। वॉलमार्ट के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेरोल्ड ली स्कॉट जूनियर ने रिकॉर्ड पर कहा, मुझे परवाह नहीं है कि हम कभी यहाँ होंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह प्रयास के लायक है। 2. भाषाई विविधता। न्यूयॉर्क वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इसके 30% से ज्यादा निवासी विदेश में जन्मे हैं, खास तौर पर क्वींस के बोरो में। ऐसा माना जाता है कि इस शहर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाई विविधता है। यहाँ के लोगों के बीच 800 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कई भाषाएं बेहद दुर्लभ है, जैसे कि गारिफुना, जो अफ्रीकी, वेस्ट इंडियन और स्वदेशी दक्षिण अमेरिकी बोलियों का मिश्रण है। चूंकि इनमें से कुछ भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ने लुप्तप्राय भाषा गठबंधन नामक एक परियोजना शुरू की है, जिसे बुखारी, व्लास्की और ओरोमुरी जैसी दुर्लभ भाषाओं को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 1. 9/11 की अकेली हत्या। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में अकल्पनीय नरसंहार का दिन था। शहर की सामान्य हलचल धीमी हो गई थी क्योंकि सदमे में आए निवासी अपने टेलीविजन के चारों ओर जमा हो गए थे। लेकिन उस रात ब्रुकलिन में एक और त्रासदी घटित हुई, जो मैनहट्टन में गिरते हुए टावरों की वजह से निराशाजनक रूप से दब गई। उस रात पोलिश आप्रवासी हेनरिक सिवियाक ने अपने अपार्टमेंट को छोड़ दिया और अपनी नई नौकरी के लिए पैथमार्क सुपरमार्केट में फर्श साफ करने लगा। उसने अपने मूल देश में अपनी नौकरी खो दी थी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया था, जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों को पैसे भेजता था। शहर से अनजान हेनरिक ने अपनी मकान मालकिन से उस स्टोर को खोजने में मदद करने के लिए कहा जहां वह काम करेगा। दुर्भाग्य से उसने उसे बेडफोर्ड स्टुवेसेंट के खराब इलाके में गलत पते पर भेज दिया। हालांकि कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया, लेकिन कई लोगों ने गोलियों की आवाज सुनने की सूचना दी। खून के निशान से संकेत मिलता है कि सिवियाक एक सीढ़ी पर चढ़ गया और मदद के लिए घंटी बजाए। गोलियों की आवाज सुनने के बाद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो सीढ़ियों से नीचे गिरा, फुटपाथ पर गिर गया और मर गया। जब उसका शव मिला तो उसके पास $70 से ज्यादा की नकदी थी, जो अछूती थी। चूंकि वह एक अपरिचित इलाके में था जहां कोई भी उसके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता था, इसलिए उसकी हत्या का मकसद एक रहस्य बना हुआ है। चूंकि शहर की लगभग सभी पुलिस उपस्थिति को मैनहट्टन में बुलाया गया था, इसलिए सिवियाक की हत्या के दृश्य की केवल एक सरसरी जांच हुई। सामान्य रूप से हत्याओं के लिए भेजे जाने वाले फोरेंसिक क्राइम सीन यूनिट के बजाय केवल एक साक्ष्य संग्रह टीम, जो चोरी जैसे गैर घातक अपराधों पर प्रतिक्रिया करती है, भेजी गई थी। 1 दशक से अधिक समय बाद पुलिस हेनरिक सिवियाक के हत्यारे को पकड़ने के करीब नहीं है। देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक के लिए सदस्यता लें।